जहां सिर्फ स्किन कलर देखकर जुर्म तय कर दिया जाए और खुलेआम नाइंसाफी का नंगा नाच हो। एक ऐसे वकील की ट्रू स्टोरी जिसने पूरी रेसिस्ट मेंटेलिटी का गुरूर खाक में मिला दिया। क्या आप भी मेरी तरह वही घिसे पिटे विजुअल इफेक्ट्स, सुपर हीरोज और अननेचुरल एक्शन देख देख कर तंग आ चुके हैं और आप भी सीरियस सिनेमा देखने का शौक रखते हैं? अगर हाँ, तो फिर आज की ये वीडियो आप ही के लिए है। दोस्तों, मुझे हमेशा से ही ऐसी मूवीज ने फैसिनेट किया है जिनके लास्ट पे सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, क्योंकि इस एक लाइन के पीछे किसी इंसान के आंसू, तकलीफ, स्ट्रगल और सक्सेस छुपी होती है। इसीलिए आज से हम अपने चैनल फिल्मिस्तान पर एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहां हम सिर्फ बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी मूवीज का ही रिव्यू करेंगे। और यकीन माने, ये सिर्फ पहली वीडियो है। अभी इस सीरीज में ऐसी ऐसी इनक्रेडिबल स्टोरीज आएंगी जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी सुना भी ना हो। और इस जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं हम जस्ट मर्सी से। IMDb पर 7.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग रखने वाली ये फिल्म हमें रेसिज्म और नाइंसाफी के उस घिनौने चेहरे को दिखाती है जो किसी भी मासूम इंसान की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। ये फिल्म सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं, ये मिरर है उस जुडिशियल सिस्टम का जिसने एक इंसान को सजाए मौत सिर्फ इसलिए सुना दी क्योंकि उसका कसूर एक गरीब और ब्लैक अमेरिकन होना था। सो इस वीडियो के बेहतरीन साउंड डिजाइन को एक्सपीरियंस करने के लिए अपने ईयरबड्स कानों में लगा लीजिए, क्योंकि ट्रू स्टोरीज की ये सीरीज इतनी इमोशनल होने वाली है जो आपकी रूह तक को झंझोड़ कर रख देगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स बिगिन। दोस्तों, कहानी का स्टार्ट होता है 1987 के सच्चे और दिल दहला देने वाले एक वाकये से। हमारी स्क्रीन पर एक ब्लैक स्किन शख्स वॉल्टर मैकमिलन नजर आता है, जिसे करीबी लोग प्यार से जॉनी डी भी कहते हैं। वो अपने काम से फारिग होकर अपनी गाड़ी में घर की तरफ जा रहा है। वो एक इंतहाई मेहनती और खानदानी इंसान है जिसका पहले से कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जैसे ही वो एक सुनसान सड़क पर पहुंचता है, बहुत सारी पुलिस कार्स पहले से ही उसके इंतजार में उसका रास्ता रोके खड़ी होती हैं। लोकल शेरिफ टॉम टेट उसे ह्यूमिलिएट करता हुआ बिना किसी वारंट, बगैर किसी ठोस सबूत के घसीटते हुए गिरफ्तार कर लेता है। उस पर इल्जाम लगाया जाता है एक 18 इयर्स ओल्ड व्हाइट लड़की रोंडा मॉरिसन के रूथलेस और मर्सीलेस मर्डर का। एक ऐसा मर्डर जिसका वॉल्टर को ख्वाब में भी अंदाजा नहीं था। पूरा मीडिया और वहां के लोग इस मासूम के खिलाफ खड़े हो जाते हैं क्योंकि पुलिस के ऊपर इस हाई प्रोफाइल केस को सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेशर था। उन्हें बस एक शिकार चाहिए था और इस रेसिस्ट सोसाइटी में एक ब्लैक इंसान से सस्ता और आसान शिकार कोई दूसरा हो ही नहीं सकता था। बगैर किसी फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के उसे सीधा जेल शिफ्ट कर दिया जाता है और कोर्ट बिना किसी ट्रायल के उसे मौत की सजा यानी डेथ रो पर भेज देती है। मनरोविले शहर के इस शेरिफ पर शदीद दबाव था कि किसी भी कीमत पर इस केस को बंद करे और इसके लिए वो कानून की धज्जियां उड़ाने के लिए भी तैयार हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है कुछ साल पीछे, जहां कहानी में एंट्री होती है ब्रायन स्टीवनसन नामी एक यंग, एक्साइटेड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट लॉयर की, जो अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लॉ का एक स्टूडेंट है और इंटर्नशिप के दौरान पहली बार जेल में एक कैदी डेविस से मिलने जाता है। डेविस एक ब्लैक अमेरिकन है जो डेथ रो पर बैठा अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। ब्रायन का काम उसे सिर्फ एक मैसेज देना था कि अगले 1 साल तक तुम्हें एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। ये सुनते ही डेविस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस गुड न्यूज की वजह से इन दोनों को वहां बैठे बातें करते 2 घंटे से भी ज्यादा हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि अचानक जेल वार्डन आकर ब्रायन पर चिल्लाते हुए डेविस को जलील करता हुआ वापस ले जाता है। ये वो सीन था जिसने हार्वर्ड के स्टूडेंट को अंदर से मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया। उसे समझ आ गई कि उसका असल मकसद बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस के लिए काम करना नहीं, बल्कि डेविस जैसे मजलूमों और गरीबों के लिए लड़ना है। वो अपनी फैमिली और खास तौर पर अपनी माँ की शदीद मुखालफत और खौफ के बावजूद अलेबामा जाने का फैसला करता है। उसकी माँ उसे समझाती भी है कि उसकी जान को वहाँ शदीद खतरा हो सकता है, लेकिन इन तमाम बातों की परवाह किए बगैर ब्रायन अलेबामा के लिए निकल पड़ता है।
जब ब्रायन पहली बार एलेबामा पहुंचता है तो उसे शुरू से ही शदीद मुखालिफत का सामना करना पड़ता है। कोई भी लोकल लैंडलॉर्ड उन्हें ऑफिस स्पेस देने के लिए सिर्फ इसलिए तैयार नहीं होता क्योंकि ब्रायन एक ब्लैक अमेरिकन है। लोग इसे एक दुश्मन के तौर पर देखते हैं जो उनका कायम करदा रेसिस्ट सिस्टम तबाह करने आया है। लेकिन ब्रायन और उसकी पार्टनर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर इवा एंसले हार नहीं मानते और एक छोटे से कमरे से अपनी ऑर्गेनाइजेशन का आगाज करते हैं जिसका नाम है इक्वल जस्टिस इनिशिएटिव। ब्रायन पहली बार हॉलमैन करेक्शनल फैसिलिटी की बाउंड्री में दाखिल होता है जहां हर कैदी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है और हर रोज अपनी मौत का इंतजार करता है। जेल में एंटर होते ही एक गार्ड ब्रायन को हैरेस करने और उसका हौसला तोड़ने के लिए एक्सट्रीमली ह्यूमिलिएटिंग एक्ट स्ट्रिप सर्च यानी नंगा करके तलाशी लेने पर मजबूर करता है। ये गार्ड्स का एक तरीका था कि कोई भी बाहर से आया वकील इन कैदियों की मदद करने की हिम्मत तक न कर सके। लेकिन ब्रायन इस बेइज्जती को बर्दाश्त करता है क्योंकि उसका मकसद बहुत बड़ा था। यहाँ बहुत से दूसरे कैदियों के साथ साथ उसकी पहली फॉर्मल मीटिंग होती है वॉल्टर मैकमिलन से। वॉल्टर अपेरेंटली मुकम्मल तौर पर डिसअपॉइंटेड और टूटा हुआ इंसान नजर आता है। जब ब्रायन उसे बताता है कि वो उसका केस दोबारा ओपन करना चाहता है तो वॉल्टर एक तल्ख और फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, इस स्टेट में अगर आपका रंग काला है तो आप पैदा होते ही मुजरिम मान लिए जाते हो। यहाँ का कानून, जुडिशियल सिस्टम और जजेस सिर्फ व्हाइट लोगों के लिए ही काम करते हैं। मेरे जैसे मासूम लोगों के लिए तो यहाँ सिर्फ मौत लिखी है। वॉल्टर बताता है कि उससे पहले भी कई लॉयर्स आए जिन्होंने उसके गरीब खानदान की जिंदगी भर की सेविंग्स लूट ली और बदले में कुछ भी नहीं किया। जैसे ही पैसा खत्म हुआ वो भी भाग गए। वो ब्रायन से पूछता है कि तुम्हें पता है कि आज तक इस डेथ रो से कितने कैदी बरी हुए? कोई एक भी नहीं। उसे लगता है कि ब्रायन भी सिर्फ एक और अमीर हार्वर्ड का पढ़ा लिखा लड़का है जो सिर्फ अपनी प्रोफाइल बेहतर करने और नाम कमाने आया है। लेकिन जैसे ही ब्रायन अपनी बात करने लगता है वॉल्टर कहता है इनफ और गार्ड्स को आवाज देकर वहां से चला जाता है। अब इस मूवी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां सेंसेशनल फाइंडिंग्स सामने आती हैं। ब्रायन रात भर जाग कर इस केस की ऑफिशियल फाइलें खोलता है और ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि इस पूरे केस में वॉल्टर के खिलाफ कोई एक भी सॉलिड फिजिकल एविडेंस या सबूत मौजूद ही नहीं था। ना कोई फिंगरप्रिंट, ना कोई डीएनए और ना ही कोई सच्चा गवाह। सारा केस सिर्फ और सिर्फ एक शख्स की गवाही पर खड़ा किया गया था जिसका नाम था राल्फ मायर्स। राल्फ मायर्स खुद एक आदी मुजरिम था जो कत्ल के एक और मुकदमे में ट्रायल का सामना कर रहा था, जिसका चेहरा एक एक्सीडेंट में बुरी तरह झुलस गया था और वो साइकोलॉजिकली एक अनस्टेबल इंसान था। राल्फ की इस झूठी स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद ब्रायन सीधा लोकल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पास जाकर उसे कहता है कि जरा ये स्टेटमेंट तो पढ़ो, वॉल्टर को फंसाया जा रहा है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी उसे धमकी देता है कि तुम जो कुछ कर रहे हो उससे तुम बहुत से लोगों को अपना दुश्मन बना लोगे, सो अच्छा यही है कि इस केस से दूर ही रहो। अब पूरी स्टेट मशीनरी ब्रायन के खिलाफ हरकत में आ चुकी थी। वो जहां भी जाता उसे चेस किया जा रहा था। अपने केस को स्ट्रॉन्ग और वॉल्टर को कन्विंस करने ब्रायन खुद ब्लैक अमेरिकन्स के इलाके मॉन्रोविले जाता है जहां वॉल्टर की फैमिली रहती है। यहाँ उसकी मुलाकात वॉल्टर के बीवी और बच्चों से होती है। इस इलाके के सभी लोग गवाही देते हैं कि जिस दिन ये ब्रूटल मर्डर हुआ था उस दिन वॉल्टर अपने घर पर एक बहुत बड़े इवेंट फिश फ्राई की होस्टिंग कर रहा था। इस पार्टी में उस इलाके के तकरीबन सभी लोग मौजूद थे, यहाँ तक कि एक लोकल पुलिस ऑफिसर ने भी उसे वहां देखा था। इवन इन तमाम लोगों ने पुलिस को एक रिटन स्टेटमेंट भी दी थी कि वॉल्टर उस दिन सारा वक्त हमारे साथ मौजूद था। लेकिन स्टेट प्रोसिक्यूटर और पुलिस ने इन तमाम ब्लैक लोगों की गवाही और बयानात को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया क्योंकि उनकी नजर में इन गरीब लोगों के सच की कोई कीमत नहीं थी। ब्रायन इन सभी लोगों से वादा करता है कि मैं बिना कोई पैसा लिए वॉल्टर को बाहर जरूर लाऊंगा। तभी ब्रायन को वहां एक ऐसा गवाह मिलता है जो इस झूठे केस की बुनियादों को हिला सकता है। ब्रायन इस नए गवाह को कोर्ट में वॉल्टर के हक में गवाही के लिए कन्विंस करने के बाद पहुंचता है वापस जेल में वॉल्टर से एक बार फिर मुलाकात करने के लिए। वॉल्टर इस नौजवान वकील को देखते ही कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तू इतनी दूर मेरे घर मेरी फैमिली से मिलने गए, मेरी कम्युनिटी के लोगों से बात की और तुम्हें मेरे केस में एक भी पैनी नहीं चाहिए।
ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तभी वहां ब्रायन उसे इस केस में इस नए गवाह का स्टेटमेंट दिखाता है कि कैसे ये वॉल्टर के केस में एक पावरफुल वेपन साबित हो सकता है। ये देखकर वॉल्टर को एक उम्मीद नजर आती है और वो इस केस के न्यू ट्रायल के लिए कन्विंस हो ही जाता है। अब ब्रायन और उसकी असिस्टेंट डायरेक्टर एवा अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन का आगाज करते हुए मजीद सबूत इकट्ठा करना शुरू करते हैं और अपने ऑफिस के लिए भी एक स्पेस बिल आखिर ढूंढ ही लेते हैं। ये दोनों अब वॉल्टर के साथ साथ दीगर केसेस पर भी काम शुरू करते हुए फर्दर स्टाफ भी हायर करते हैं। एक दिन अचानक ब्रायन को एक फोन कॉल आती है कि इस नए गवाह डैनवल को पुलिस ने झूठी गवाही देने के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया है। ब्रायन पुलिस स्टेशन पहुंचता है जहां ये बहुत ही ज्यादा खौफजदा हो चुका था। वो ब्रायन से कहता है कि वो ये गवाही नहीं दे सकता वरना पुलिस उसे किसी और केस में फंसा देगी और वो वहां से डर के मारे चला जाता है। वॉल्टर के लिए एक आखिरी उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी थी। जब ब्रायन इस इलीगल एक्ट की कंप्लेन करने शेरिफ के पास जाता है तो ये बात इस शेरिफ और दूसरे ताकतवर लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो सब इसके खिलाफ हो जाते हैं। एक रात जब ब्रायन अपनी कार में अकेला जा रहा होता है, दो पुलिस ऑफिसर्स उसका पीछा करते हुए उसे रोकने के बाद कार से बाहर निकालते हैं और गन पॉइंट पर बगैर किसी वजह से उसकी कार की तलाशी लेते हैं। ये एक सीधी सीधी धमकी थी कि अगर तुमने इस केस की जान नहीं छोड़ी तो अगली लाश तुम्हारी होगी। यहाँ तक कि उसके पार्टनर एवा के घर को भी बम से उड़ाने की धमकियां दी जाती हैं। पूरा शहर इनके खिलाफ नफरत की आग में जल रहा होता है, लेकिन अब ये दोनों एक इंच भी पीछे हटने को तैयार ही नहीं। अब ब्रायन के पास सिर्फ एक रास्ता बचा था और वो था इस झूठे गवाह राफ माइट्स के साथ मुलाकात करके सच जानने का। सो ब्रायन एक दूसरी जेल में उससे मुलाकात करने पहुंचता है। यहाँ का सीन इंतहाई क्लासिक और हाई वोल्टेज ड्रामा है। शुरू में तो राफ इंतहाई स्मार्टली तमाम क्वेश्चंस को अवॉइड करता है, लेकिन फिर वो एक ऐसा इंकिशाफ करता है जो इस केस के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू साबित होने वाला था और वो था पुलिस को दिया गया राफ माइल्स का सबसे पहला स्टेटमेंट। इस बयान के मुताबिक वॉल्टर्स बिल्कुल बेकसूर था और उसका इस मर्डर से कोई लेना देना ही नहीं था। इसी दौरान इस फिल्म का वो सबसे ज्यादा इमोशनल और दिल चीर देने वाला सीन आता है जो किसी भी इंसान की आंखों में आंसू ले आए। ये कहानी है एक और कैदी हर्बर्ट रिचर्डसन की जो इसी जेल में डेथ रो पर अपनी सजा के लिए वेटिंग लिस्ट पर है। हर्बर्ट एक मासूम और सीधा साधा रिटायर्ड फौजी था जो वियतनाम वॉर के हॉरिफाइंग एक्सपीरियंसेस की वजह से शदीद डिप्रेशन का शिकार हो चुका था। मेंटल ब्रेकडाउन के दौरान उससे एक शदीद गलती हुई जिसकी वजह से एक लड़की की जान चली गई। कोर्ट उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर मौत की सजा सुना चुकी है। ब्रायन उसकी जान बचाने और उसकी सजा को उम्र कैद में बदलने के लिए आखिरी सेकंड तक तमाम हायर कोर्ट्स में अपीलें दायर करता है, लेकिन रेसिज्म से भरा ये अंधा सिस्टम तमाम पेटिशंस को रिजेक्ट कर देता है। वो रात आ ही जाती है जब हर्बर्ट को दी जानी है सजाए मौत। कानून के मुताबिक उसकी बॉडी के तमाम बाल साफ किए जाते हैं ताकि इलेक्ट्रिक करंट सीधा उसके दिमाग पे असर करे। जेल का पूरा माहौल एक स्ट्रेंज और हॉरिफाइंग साइलेंस में डूब जाता है। हर्बर्ट अपनी आखिरी मुलाकात में ब्रायन से कहता है, मेरी पूरी जिंदगी में सभी ने मुझे इग्नोर किया, लेकिन सिर्फ तुमने मुझे एक इंसान समझा। इस सब के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और फिर वो टेरिफाइंग मोमेंट आता है जब उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर मौत की नींद सुला दिया जाता है। ये सीन व्यूअर्स को हिला कर रख देता है क्योंकि ये जंग सिर्फ एक केस की नहीं बल्कि एक सड़े हुए पूरे जुडिशियल सिस्टम के खिलाफ है। हर्बर्ट की मौत के बाद ब्रायन एक बार फिर राफ माइट्स के पास पहुंचता है जहां ये शख्स एडमिट करता है कि शेरिफ ने उसे धमकी दी थी, अगर तुमने झूठी गवाही ना दी तो तुम्हें इस केस में फंसा दूंगा। ब्रायन उसे एहसास दिलाता है कि उसके झूठ ने एक इनोसेंट इंसान और उसकी पूरी फैमिली को कैसे तबाह कर दिया और उसे सच बोलने पर कायल कर ही लेता है। कोर्ट रूम ऑलमोस्ट फुल है, एक तरफ पूरा लोकल करप्ट सिस्टम और दूसरी तरफ ब्रायन, वॉल्टर की फैमिली और उसकी पूरी कम्युनिटी। कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। राफ माइल्स को कटहरे में बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि क्या जो गवाही उसने वॉल्टर के खिलाफ दी थी वो सब सच है।
पहली बार में वो कहता है कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं, लेकिन फिर जब वो वॉल्टर और उसकी फैमिली को देखता है तो वो तमाम लोगों और जज के सामने बताता है कि हरगिज नहीं, उसका पुराना बयान सरासर झूठ था। पुलिस ने उसे एक डील के तहत झूठ बोलने पर मजबूर किया, लेकिन अब उसे कोई डर नहीं, चाहे सच बोलने पर उसे सजाए मौत ही क्यों ना हो जाए। तमाम सबूतों और गवाह के बैकआउट कर जाने के बावजूद लोकल जज मुनाफिकत की इंतहा करते हुए रीट्रायल एप्लीकेशन खारिज कर देता है। जब जज के इस फैसले के खिलाफ वॉल्टर का बेटा प्रोटेस्ट करता है तो उसे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अरेस्ट कर लिया जाता है। ये वो मोड़ था जहां कोई भी आम इंसान हार मान लेता, लेकिन ब्रायन स्टीवनसन एक इंतहाई रेजिलिएंट शख्स था जिसकी डिक्शनरी में डिफीट नाम का कोई लफ्ज ही नहीं था। वो इस लोकल फिल्थी रेसिस्ट सिस्टम से निकलकर सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नॉक करता है। इस बार अपने साथ वो इस जंग में मीडिया को भी शामिल करता है। वो एक फेमस अमेरिकन टीवी शो 60 मिनट्स की टीम को बुलाता है जो इस पूरे केस पर एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री ऑन एयर करते हैं। जब ये शो पूरे अमेरिका में दिखाया जाता है तो पब्लिक स्पेशली ब्लैक कम्युनिटी शदीद गुस्से में आ जाते हैं। लोकल पुलिस और स्टेट शदीद प्रेशर में आ जाते हैं। इसी प्रेशर की बिना पर सुप्रीम कोर्ट भी लोकल डिस्ट्रिक्ट जज का डिसीजन ओवरटर्न करते हुए इस केस की हियरिंग के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन लोकल अटॉर्नी टोनी चैपमैन सिर्फ टाइम बाय करने के लिए कोर्ट में इस केस की रीइन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर देता है। ये देखकर गुस्से में ब्रायन सीधा उसके घर जाकर उससे पूछता है, तुम्हें भी मालूम है ये मर्डर उसने नहीं किया, वो इनोसेंट है। तुम्हारा ज़मीर आखिर रात को तुम्हें सोने कैसे देता है? तुम्हारा काम लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना है, ना कि सिर्फ व्हाइट अमेरिकन को प्रोटेक्ट करना। वो टॉमी को ये बोलकर कि वो वॉल्टर पर लगाए तमाम इल्जामात को खारिज करने के लिए कोर्ट में एक मोशन फाइल करने वाला है, वहां से चला जाता है। अब शायद टॉमी चैपमैन को भी ये समझ आ जाती है कि वो हिस्ट्री की रॉन्ग डायरेक्शन में था। अगला दिन आता है, लेकिन मुनाफिकत और ब्लैक लोगों से नफरत की इंतहा देखो। कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू होने से पहले सारी ब्लैक कम्युनिटी को कोर्ट रूम में जाने से इसलिए रोक दिया जाता है कि पहले तमाम वाइट लोग बैठ जाएं। मजबूरन तमाम ब्लैक कम्युनिटी को ये कोर्ट प्रोसीडिंग खड़े होकर सुनना पड़ती है। अदालती कार्रवाई शुरू होती है। ब्रायन फाइनल आर्गुमेंट्स पेश करता है, लेकिन इस बार वो एक वकील की तरह नहीं बल्कि पूरी ब्लैक कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव बन के बात करता है। वो कहता है कि इंसाफ का मतलब ये नहीं कि अगर कोई ब्लैक अमेरिकन गवाही दे तो उसे सुना ही ना जाए, ज्यूरी में किसी भी ब्लैक अमेरिकन को बिठाया ही ना जाए और किसी भी ब्लैक को कभी भी उठाकर सजाए मौत दे दी जाए। बजाय इन्वेस्टिगेशन के सीधा बाइस्ड होकर फैसले कब तक किए जाएंगे। जब जज लोकल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से काउंटर आर्गुमेंट्स के बारे में पूछती है तो वो एक हिस्टोरिकल स्टेटमेंट देता है कि स्टेट वॉल्टर मैकमिलन के खिलाफ तमाम चार्जेस वापस लेती है। ये सुनना था कि जज वॉल्टर मैकमिलन को बाइज्जत बरी कर देती है। कोर्ट रूम में मौजूद ब्लैक कम्युनिटी के तमाम लोग खुशी से एक दूसरे को गले लगाते हैं। वॉल्टर मैकमिलन खुशी से रोना शुरू कर देता है और अपनी फैमिली को गले लगाता है। वॉल्टर जब अपना सामान लेने वापस अपने सेल में आता है, जेल के तमाम कैदी खुश हैं। वो तमाम सेलमेट्स से हाथ मिलाता हुआ अपनी जिंदगी के 6 साल इस जेल में गुजारने के बाद बाहर आता है। वॉल्टर और ब्रायन की दोस्ती आखिरी सांस तक कायम रही। वॉल्टर तो आजाद हो गया, लेकिन ब्रायन ने अपनी पूरी जिंदगी इस ऑर्गेनाइजेशन के नाम कर दी और अब तक सैकड़ों मासूम कैदियों को मौत के मुंह से निकाल चुका है। अब वक्त है हमारे फाइनल वर्डिक्ट का। तो दोस्तों, जस्ट मर्सी अमेरिकन हिस्ट्री का वो कड़वा सच है जो मिटाई नहीं मिटाया जा सकता। एक ऐसा केस जिसने अलाबामा स्टेट की हिस्ट्री बदल के रख दी। ये सिर्फ एक केस की जीत नहीं थी, ये उस सोच की जीत थी कि जुर्म का कोई रंग कोई नस्ल नहीं होती। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब तक दुनिया में नाइंसाफी रहेगी तब तक किसी ना किसी को ब्रायन स्टीवनसन बनकर खड़ा होना ही पड़ेगा। माइकल बी जॉर्डन और जेमी फॉक्स की बेहतरीन परफॉर्मेंसेस और एक स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट राइटिंग ही इस फिल्म की रियल सोल है। भाई, ये फिल्म एक ऐसा इमोशनल ड्रामा है जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। आप भी इसे अपनी वॉच लिस्ट में फौरन ऐड कर लो। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने फिल्मिस्तान की इस कमाल की फैमिली को ज्वाइन नहीं किया
तो अभी इस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और बेल आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेट कर दें ताकि ट्रू स्टोरीज का कोई भी हाई वोल्टेज सिनेमैटिक कंटेंट आपसे मिस ना हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मास्टरपीस डायरेक्शन और किसी आउटस्टैंडिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे फिल्मी, स्टे ऑप्टिमिस्टिक।